एक दामाद की कहानी। एपिसोड 8। साजिश। सौरभ की बात सुनकर अमन और नेहा की आंखों में एक चमक थी, ये सोचकर कि अब पीहू को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ पीहू भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। तभी अचानक ही सौरभ का फोन बजा। सौरभ ने स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से फोन था। सौरभ ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर सौरभ गुप्ता ने कहा, जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। सर जी थैंक्स। इतना कहकर सौरभ ने फोन रख दिया। उसने माइक संभाला और आगे बोला, माफी चाहूंगा, एक जरूरी फोन था। खैर, मैं शाह कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें शाह कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट पीहू शाह को ही मिलना चाहिए और इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट शाह कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। सौरभ गुप्ता के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद पीहू सौरभ को एकटक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर पीहू को यकीन ही नहीं हो रहा था। सौरभ गुप्ता के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहां अमन और नेहा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पीहू सौरभ के पास पहुंची तो सौरभ ने पीहू से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी सौरभ गुप्ता ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल पर जीतू के नाम से सेव था। पीहू की नजर भी उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो जीतू का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो सौरभ ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर सौरभ गुप्ता ने फोन रख दिया। पीहू खुद से ही बोली, ये सौरभ गुप्ता कहीं जीतू का वही दोस्त तो नहीं जिसने जीतू को कार दिया था। हम वही है और लगता है ये काम भी जीतू का ही है। हॉल की उसी भीड़ में नवीन भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर जीतू का फोन आया। फोन उठाते ही नवीन ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर, आपके कहने पर सौरभ ने ये प्रोजेक्ट पीहू को दे दिया है। दूसरी तरफ से जीतू ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट भेजकर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर जीतू ने फोन रख दिया और जल्द ही पीहू भी अब वहां से निकल आई। इधर सुंदर सा सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहे थे, जिसमें ये खबर चल रही थी कि मशहूर रिसोर्ट स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को शाह कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया। इस डील के बाद अब शाह कंस्ट्रक्शन के शेयरों में भारी उछाल। वही अब देश की कई बड़ी कंपनियां शाह कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है और उनके साथ काम करना चाहती है। ये खबर सुंदर शाह के चेहरे को अलग ही सुकून दे रही थी। वे खुश होते हुए बोले, पीहू सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक हुई और पीहू अंदर आई। सुंदर शाह उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पीहू आकर सुंदर शाह का गले लग गई। तभी सुंदर शाह ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में पीहू ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक अमन और नेहा भी वहां आ चुके थे, दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तभी सुंदरसा ने कहा, ठीक है पीहू, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूं और साथ में शहर के बाहर बनी अपनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूं। तभी सुंदरसा ने अमन और नेहा से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? पीहू ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तक वहां अमन के पिता कमल भी आ चुके थे। तभी अमन ने कहा, इंजीनियर्स की टीम पीहू को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और पीहू, इस डील को हासिल करने के लिए तुम सौरभ गुप्ता के साथ ऐसा क्या गुल खिलाए हो जो तुम्हारी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अमन की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर सुंदर शाह से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वे आगे बढ़े और अमन के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो, खुद से तो हुआ नहीं, और जब पीहू ने ये डील हासिल कर ली है तो उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने पीहू को वापस कर दी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर सुंदर शाह वहां से चले गए।
पीहू भी जल्द ही बाहर आ गई और कार से घर की तरफ निकलने लगी। जीतू के बारे में सोचकर पीहू के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या जीतू सच में मेरी इतनी क्या करता है? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेता है, जो भी करती हूँ सह लेता है, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, जीतू एक परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। पीहू के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे, वो बस जीतू के बारे में सोचे जा रही थी। फिर पीहू ने मन ही मन में कहा, जीतू पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं। आज एकदम से पीहू को जीतू के लिए लगाव महसूस हो रहा था। यही सब सोचते हुए वो घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इधर जीतू पहले ही घर पर आ चुका था। वो घर पर अकेला ही था। जीतू ने फोन पर नवीन से एक बाइक का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब पीहू को वही पसंद थी। ये सुनकर नवीन हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार्स लाने का कह देते, मगर यंग मास्टर तो पहले वाली सस्ती बाइक मांग रहे हैं। मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा, नवीन ने अपने आप से ही कहा। पीहू को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो जीतू को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर जीतू घर में पीहू के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था, तो वहीं पीहू ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने लाकर रोक दी। आज वो सिर्फ जीतू के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। कुछ सोचकर पीहू ने अपना मोबाइल निकाला और जीतू को एक मैसेज किया, ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ से जीतू का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जीतू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आई थी, मगर पीहू अभी तक नहीं आई थी। जीतू ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी दूर बेल बजी और जीतू तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जीतू को लग रहा था कि पीहू को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जीतू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पीहू खड़ी थी, जिसे देखकर जीतू का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग को संभालते हुए बोला, लाइए मैं इसे रख देता हूँ। जीतू अंदर की तरफ बढ़ गई। जीतू अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में पीहू भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, बहुत अच्छा। कहते हुए पीहू जीतू के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी पीहू ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। जीतू ने सवालिया नजरों से पीहू की तरफ देखा तो पीहू ने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसीलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। जीतू ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए जीतू ने बॉक्स खोल दिया, जिसमें एक घड़ी रखी हुई थी। पीहू ने उसे जीतू के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा अपने इस टाइम को याद दिलाती रहेगी, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर जीतू ने कहा, हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी में मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज आने लगी तो जीतू ने कहा, बारिश शुरू हो गई है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। पीहू ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जीतू उस घड़ी को बार बार देख रहा था कि तभी डोर बेल बजने की आवाज आई। जीतू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और हॉट लड़की खड़ी थी, और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका पूरा फिगर साफ झलक रहा था। घर के सामने ही एक महंगी लग्जरी कार खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफी अमीर घर से थी।
जीतू ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब में जोतू ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। जीतू हैरानी से बोला, ना, नहीं, लग तो रहा है जैसे आपको कहीं देखा है मगर कुछ याद नहीं आ रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम जीतू? मैं पिंकी हूं, कितनी बार तो हम मिल चुके हैं। क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? जीतू हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन पिंकी? तभी पिंकी आगे बढ़ी और जीतू के गले से लग गई। जीतू उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है, कौन हो तुम? पिंकी ने उसे अपनी बाहों में जके हुए ही कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा कि मुझे कहीं देखा है, इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो जीतू? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी न कर रहे हैं। अब तक वहां पीहू भी आ चुकी थी। जैसे ही उसने जीतू को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है जीतू? कौन है ये लड़की? पिंकी ने नशीली आंखों से पीहू की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? जवाब में पीहू ने नामे सर हिलाया। तभी पिंकी ने कहा, तो फिर सुनो, मैं जीतू की बीवी हूं। ये सुनते ही जीतू के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। पिंकी की बात सुनकर जीतू के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। इधर पीहू पिंकी की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? जीतू मेरा पति है। जवाब में पिंकी ने जीतू के चेहरे की तरफ देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी के साथ पीहू भी हंसने लगी। जीतू ये देखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, क्या मजाक है ये पीहू? क्या हो रहा है यहाँ? जवाब में पीहू ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, सॉरी सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल पिंकी मेरी दोस्त है, इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो इस पर फिसल न जाए, तो मैंने इसे तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लिया मगर ये फेल हो गई। प्राउड ऑफ योर जीतू। इस पर जीतू बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप चाहें तो मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ जीजू। पिंकी ने उससे घूरते हुए कहा, शट अप। तभी पिंकी का मोबाइल बजने लगा और उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर पिंकी ने पीहू से कहा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना होगा पीहू। इस पर पीहू ने कहा, क्या पिंकी, आज मैंने तुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था? जवाब में पिंकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है मगर टाइम मिला तो फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय पीहू, बाय जीजू। इतना कहकर पिंकी वहां से निकल गई। इधर शाहविलर के बाहर अमन अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटों से अमन उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? तभी दरवाजा खुला और कमल शाह एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए और अमन खड़ा हो गया। अपने पापा से सवाल करते हुए बोला, क्या दादाजी ने मुझे माफ कर दिया है? कमल शाह ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूं। तुम्हें अपने दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब पापा ने कहा कि वो पीहू को इंजीनियर टीम वापस करना चाहते थे, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना था। वो हमारे फैमिली के हेड है और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनकी और उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर अमन ने कहा, आई एम सॉरी पापा। मैं ख्याल रखूंगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। अमन ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। फिर कमल ने कहा, अमन, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। बस एक बात ध्यान रखना, कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। अमन अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। दूसरी तरफ जीतू और पीहू के घर में। पीहू को अकेले अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार जीतू के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचकर वो जीतू के कमरे की तरफ बढ़ गई। जीतू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पीहू खड़ी थी। पीहू ने एक नॉर्मल सी नाइटी पहनी हुई थी।
पिंक कलर की बनी उस सिल्क की नाइटी से पीहू की कर्वी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। तभी जीतू ने बोला, आप यहाँ? क्या आपको कुछ चाहिए था क्या? जीतू के किए इस सवाल को सुनते ही पीहू की बोलती बंद हो गई और जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। जीतू से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए पीहू ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? हाँ, वो कह देती हूँ। पीहू ने कुछ सोचा और जीतू से बोली, मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। पीहू की बात सुनी तो जीतू ने जवाब में तुरंत कहा, ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए जीतू दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि पीहू ने उसे रोक लिया। रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज पीहू को हो क्या गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? जीतू ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसकी कंफ्यूजन देखना पीहू के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यही सो जाती हूँ। जीतू ने ये बात सुनी तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप यहाँ मेरे रूम में सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। जीतू का जवाब जानकर पीहू दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? पीहू ने दिल ही दिल में सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी तब जीतू अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वो बाहर जा ही रहा था कि पीहू ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जीतू को रुकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते क्या? पीहू ने ये सवाल पूछा तो था मगर जीतू सुन नहीं पाया। क्योंकि पीहू इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल इस तरह सुनाई दिया, मानो कोई मक्खी भीन भीना रही हो। जीतू ने सवालिया अंदाज में अपने अजीब वाइफ की तरफ देखा। मगर पीहू इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। रहने दो। ये सुनकर जीतू ने पीहू से मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही है, पीहू। एक बल्ब ठीक करने में भला क्या तकलीफ होगी? मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम के काउच पर सो भी जाऊंगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब पीहू का सब्र खत्म हो गया और एक बार फिर से पीहू ने कमरे से बाहर जा रहे आहान को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रहने दो। जीतू ने कंफ्यूजन में उसे देखकर सवाल किया, क्या बाल रिपेयर नहीं करना है? पीहू हेल्पलेस अंदाज में जीतू को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है भला? तुम सो जाओ। जीतू का जवाब सुने बिना पीहू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाते हुए जाकर बेड पर लेट गई। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी उस जीतू के रूम में जाने के लिए? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही उसे भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। पीहू ने अपने आप से ही कहा। जल्द ही सुबह हो गई और वे दोनों ऑफिस निकल गए। अपनी नई बाइक पर पीहू को ऑफिस छोड़ने के बाद जीतू वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और पीहू ने एक आवाज सुनी, अरे जीतू, आज तुम वो फरारी की स्पोर्ट कार में क्यों नहीं आए हो? मुझे तो लगा था अब से पीहू उसी कार से ऑफिस आया करेगी। ये नफरत भरी आवाज किसी और की नहीं, नेहा की थी। उसने अपनी बात इस अंदाज में की थी मानो वो सामने से पीहू और जीतू को इंसल्ट करना चाहती थी। नेहा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब जीतू के पास महंगी का कुर रेंट पर लेने के लिए पैसे ही नहीं है? ये कहते हुए नेहा खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। जीतू ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो गाड़ी अभी भी जीतू के रिसोर्ट स्टिंग वाले बंगलो के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को भी वजाहत देना जरूरी नहीं समझता था। मगर पीहू वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। उसने नेहा से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, नेहा, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और अमन को घर से बाहर निकाला था। पीहू के इस सवाल के साथ नेहा की हंसी बंद हो गई और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया।
पीहू ने डायरेक्टली नेहा की दुखती नस को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, नेहा को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और नेहा ने पीहू से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाली दिल की वजह से हवा में इतनी ऊंची उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है? नेहा की कही ये बात सुनकर पीहू दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? कल ही तो पीहू ने ये दिल जीतकर सुंदरसा को खुश किया था और आज एकदम से उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। जीतू ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। पीहू के दादाजी को मनाने के लिए अमन और कमल किसी भी हद तक जा सकते हैं, जीतू ने मन ही मन में कहा। पीहू के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो पीहू। ग्रो अप नाउ, नेहा ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है अभी, पीहू ने इम्पल्सिव होते हुए कहा। वो तो मनाली गए हैं, कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। पीहू के सवाल का ये जवाब नेहा ने नहीं, अमन ने दिया था। पीहू ने पीछे मुड़ कर देखा तो अमन बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सुनकर पीहू गुस्सा हो गई। उसने अमन से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया? पीहू के इस सवाल को सुनकर अमन उसे चिढ़ाने के इरादे से हंसने लगा। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं पीहू, मैं अमन शाह खानदान का वारिस हूं। इकलौता वारिस। आगे जाकर ये बिजनेस, ये खानदान, सब कुछ मेरे इशारे पर चलने वाला है। इसी बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है। क्या ये रीजन सुनकर तुम सेटिस्फाइड हो? इस पॉइंट पर अमन को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। पीहू इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। जीतू शाह खानदान को अच्छे से जानता था। अमन बस कुछ मीठी बातों से सुंदरसा को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था। इसलिए जीतू को कोई हैरानी नहीं हुई थी। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि सौरभ गुप्ता जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर में और असल दुनिया में बहुत फर्क होता है। नेहा ने बीच में ही मुंह मारते हुए पीहू पर इनडायरेक्टली तंज कस दिया। जैसे ही अमन ने ये बात सुनी वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नेहा को एहसास हुआ कि जीतू अभी भी वही खड़ा था और उसके शैतानी दिमाग में एक नई साजिश तैयार हो गई। उसने सोचा कि अब जब पीहू का ये निकम्मा पति भी यहाँ मौजूद था तो क्यों ना उसे भी इस सब में घसीट लिया जाए। इसलिए नेहा ने जीतू की तरफ देखकर उससे बोला, झूठ मूठ का कुछ कुछ बात बनाकर फंसाने के लिए, जीतू क्या तुम नहीं जानते कल तुम्हारी खूबसूरत बीवी ने सौरभ गुप्ता के साथ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में किस तरह डील फाइनल की है? ये सुनने के बाद क्या होगा जीतू का रिएक्शन? क्या जीतू और पीहू में गलत फहमियां पैदा होने वाली है? पीहू कैसे जीतू को अपने मासूमियत का सबूत देगी? ऑडियो